दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। दोस्तों इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न को संकलित किया गया है वे सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न विगत बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इस मॉडल प्रश्न पत्र को। जब आप पूरा देखेंगे तो इससे आपका एक अपना टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने अभी तक अपनी बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी की है। तो ध्यान देते हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी, कक्षा 12 है विषय सामान्य हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ और खंड ब सभी प्रश्न अनिवार्य है। आइए देखते हैं सीधे प्रश्न। खंड अ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड अ का जो पहला प्रश्न है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1-1 अंक का प्रश्न है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिएगा यह सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पतितों के देश में कृति के रचनाकार हैं, कौन है? ए बी सी डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में कृति के रचनाकार हैं। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे, कौन? ए बी सी डी। तो दोस्तों कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। आगे देखिए, मैला आंचल कृति के रचनाकार हैं, कौन है? ए बी सी डी। तो दोस्तों मैला आंचल कृति के रचनाकार बी, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। घ, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सीधे उत्तर बता रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना आपका हो। देखिए 1900, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है सन 1900 ईस्वी। आगे देखिए, उसने कहा था विधा की रचना है, ए बी सी डी। तो दोस्तों उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है। दूसरा देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा में भी 5 बहुविकल्प प्रश्न होंगे जो काव्य साहित्य से होगा। क, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ए बी सी डी। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई जी हैं। कवि पंत को उनकी लोकायतन कृति पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? जी हाँ, कवि पंत को लोकायतन कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पारिजात कृति के रचनाकार हैं, कौन? ए बी सी डी। तो दोस्तों पारिजात हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का गीत संग्रह है, काव्य संग्रह। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ, कब हुआ? भारतेंदु युग, ए बी सी डी। तो देखिए इसका उत्तर है सी और डी में एक ही है, प्रयोगवादी युग। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ प्रयोगवादी युग में और इसके प्रकाशक अज्ञेय जी। अंग में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार छायावाद की देन है? ए बी सी डी। दोस्तों इसका सही उत्तर है मानवीकरण। छायावादी कवियों ने सर्वप्रथम प्रकृति का मानवीकरण करना आरंभ किया और एक नवीन अलंकार मानवीकरण अलंकार का जन्म हुआ। तो इस तरह से पहला दूसरा प्रश्न हो गए बहुविकल्पीय। अब तीसरा होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का कुल प्रश्न होगा। तो देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी देखिएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में स्वीकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से है? तो ये दोस्तों ये पाठ जो है ये आपके राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से है।
तो आप इसका संदर्भ इस तरह लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से या गद्य संकलन से राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से या निबंध से अवतरित है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यह आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश क्या है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, आपको क्या करना है, बस एक एक पंक्ति को पढ़ना है और इसको अपने शब्द में लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि भले ही यह संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति बाह्य रूप से दिखने में इसमें विभिन्नता नजर आए, यह अनेक तरह के दिखाई पड़े, किंतु इनमें आंतरिक आनंद एक जैसी है। इनमें बाहर से भले ही विभिन्नता है लेकिन भीतर से इनमें एक एकता है। और जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के जो आनंद का पक्ष है, कल्याण का पक्ष है, उसको स्वीकार करता है और उससे आनंद प्राप्त करता है। बस हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। बस पढ़िए और इसी को घुमा फिरा कर लिख दीजिए, आपको पूरा अंक मिलेगा। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। तो देखिए सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके प्रसन्न होता है। राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। लास्ट प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जन अपने अपने मनोभावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। ऐसे हो जाएगा आपका। अथवा करके दिया है, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। देखिए समय थोड़ा भले अधिक लगे लेकिन ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी तैयारी भी होगी। आप पूरा देखिएगा कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। इतिहास देखिए करना तो एक ही है लेकिन मैं तैयारी की वजह से दोनों करवा दे रहा हूँ, अथवा वाला भी। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्र जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया और मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों ये जो गद्यांश है ये आपका हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से अवतरित है, जो तेजस्वी मन के संपादित अंश नाम से है और इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो आपको लिखने का तरीका पता ही है, लिख दीजिएगा कि शीर्षक का नाम तेजस्वी मन के संपादित अंश, हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये आपका शीर्षक हो गया और लेखक हो गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्र जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। तो इसका व्याख्या करना है तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कलाम जी कहते हैं कि G8 देश जो G8 के नाम से जो संपन्न देश हैं, G8 देखिए 8 देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह। तो ये जो देश हैं यहाँ के निवासियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को मजबूत किया कि एक दिन उन्हें अपने देश को समृद्ध करना है, संपन्न करना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को और मजबूत बनाता गया और उसी के अनुरूप कार्य भी किया और उन्होंने जैसा चाहा वैसा उनका देश बन गया। ऐसे आप सरल साधारण शब्दों में रेखांकित अंश की व्याख्या बस पढ़कर अपने शब्दों में कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग करें। आगे देखिए, G8 के देश के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि G8 के देशों ने इस विश्वास को मजबूत किया कि उन्हें मजबूत और समृद्ध देश में अच्छा जीवन बिताना है। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। प्रश्न पूछा है G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो
तो आप उत्तर लिख दीजिएगा। G8 8 देशों का समूह है जिसमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा शामिल है। अब देखिए ये हो गया 4 प्रश्न, 3 हाँ। अब 5वां प्रश्न देखिए, किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। G8 देशों के समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, बस उन्होंने मन में ठाना और उसे अपने परिश्रम के द्वारा साकार करके दिखाया। पहले सपना देखा, परिश्रम किया, फिर सपने को साकार किया। चौथा देखिए, पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सब विशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ के शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आपका प्रश्न आ सकता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। आगुंतक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो देखिए यहाँ पे, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो देखिए आगुंतक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि श्रद्धा वहाँ पर आई थी। तो लिख देंगे ऐसे ही कि आगुंतक व्यक्ति से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया। देखिए हम जब व्याख्या करने लगेंगे तो आपका समय नष्ट होगा, इसलिए सीधे सीधे समझिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। श्रद्धा जब निराश मनु को प्रेरणा देती है तो इसका व्याख्या आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्रद्धा जब मनु के निराश मन को प्रेरणा देती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोयल फूलों को मधुमय संदेश, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, जैसे कोकिल सुमन को, फूलों को मधुमय संदेश, बसंत के आने का, बाहर के आने का संदेश दे रहा हो। आगे देखिए, पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो देखिए उत्कंठित कौन था? लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, यानी श्रद्धा कहने लगी, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मनु की उत्कंठा को, मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? तो पद्यांश में मनु पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। अथवा करके इसको भी देख लीजिए। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकीला पदम कोश है मेरा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जो साकेत महाकाव्य से अवतरित है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यही ना संदर्भ होगा? हाँ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में रानी कैकेयी अपने कृत्यों का पश्चाताप करते हुए कहती है कि हे राम, मुझको यह प्यारा, मुझे यह भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और इस भरत को तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय, इस तरह तुम मेरे लिए दुगने प्रिय पुत्र हो, रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, तुम मुझसे दूर मत रहो, वापस अयोध्या घर लौट चलो। कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? तो देखिए, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो, कि मुझे यह प्यारा, मुझे भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय, इस तरह तुम मेरे दुगने प्रिय हो, लाडले हो। तो कैकेयी को राम दुगने प्रिय हैं। श्री राम का कौन प्यारा है? तो श्री राम का भरत प्यारा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी विलाप कर रही है, अपने कृत्यों का पश्चाताप कर रही है, पछतावा कर रही है, तो इसमें रस है करुण। अब देखिए 5वां में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचना का उल्लेख करना है।
अधिकतम शब्द 80 शब्द में 5 अंक का प्रश्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका भी याद हो लिख लीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा किसका किसका आप याद रखे हैं। ख में कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख करना है। जयशंकर प्रसाद, हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों में से किसी एक का याद आप कर लीजिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे। छठा प्रश्न देखिए, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा के कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर कहानी का नायक बहादुर है और ध्रुव यात्रा कहानी का नायक राजा रिपुदमन बहादुर हैं। इन दोनों का नायकों का चरित्र चित्रण करना है, इन दोनों में से किसी एक का। अथवा पंचलाइट कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखिए आपका जो छठा कथा से प्रश्न आएगा वह 2 तरह का जरूर रहेगा, एक कहानी के नायक का चरित्र चित्रण या कहानी का सारांश लिखने का। तो इन दोनों में से आप एक तैयार कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। 7वां देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 7वां खंड काव्य से प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखिए हर जिले का अपना अपना अलग निर्धारित खंड काव्य है। हमारे सोनभद्र का आलोक वृत्त खंड काव्य है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को ही लिखा हूँ। आपके बोर्ड परीक्षा में जो पेपर मिलेगा उसमें सब खंड काव्य रहेंगे। आप अपने टीचर से पूछकर जान लीजिएगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो देखिए सेम प्रश्न रहेगा, जैसे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपका जो खंड काव्य रहेगा उसमें भी प्रश्न रहेगा, बस खंड काव्य का नाम बदल जाएगा। प्रश्न ही रहेगा कि खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर ऐसा प्रश्न कि आलोक वृत्त खंड काव्य में सत्य और अहिंसा का सुंदर समन्वय किया गया है, संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द हैं। ये भी प्रश्न 5 अंक का है। तो खंड का कंप्लीट हुआ। अब खंड ख देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5 7 अंक का प्रश्न है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। तो देखिए हिंदी अनुवाद सीधे करते हैं, आप देखिएगा आपको याद होगा। तो यह भारत देश धन्य है, यहाँ सभी जनमानस के जन के मन को पावन करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत शोभित है। वर्तमान के सभी साहित्यों में इसके साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखी गई है। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है भाषा तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यह किस पाठ से है दोस्तों, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। यानी संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषायाः महत्वम। बस हो गया संदर्भ, और फिर हिंदी अनुवाद इस तरह कर देंगे। अब देखिए अथवा करके दिया है दूसरा, बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। जानवरों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर इकट्ठे होकर मनुष्यों में राजा माना जाता है, और जानवरों में भी हमारे बीच राजा नहीं है। राजा के बिना रहा नहीं जा सकता, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। फिर वे परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर यह मुझे अच्छा लगता है। तो यह किस पाठ से है दोस्तों, यह जातक कथा नामक पाठ से है। तो संदर्भ आपको लिखने आता ही है, लिख लेंगे। जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है, उलुक जातकम से। अब देखिए ख में जो यहाँ आपका प्रश्न 8वां का ख आएगा वो संस्कृत पद्यांश होगा, और इसका आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 7 अंक का है। देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय गिदानाय च रचड़ाय। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे, यह किस पाठ से है।
सुभाषित रत्नानी। तो प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और ताकत दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो विपरीत, इसके विपरीत। साधो सज्जनों का, ज्ञानाय ज्ञान, दानाय दान के लिए, और धन देखिए नहीं, विपरीतम ज्ञानाय, इसके विपरीत ज्ञानाय। सज्जनों की जो विद्या है वो ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, शक्ति चरछड़ाय और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। अब देखिए 9वां में, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी 2 का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पापड़ बेलना, आँख का तारा होना, आँखें 4 होना, दांत खट्टे करना। पापड़ बेलना, बहुत परिश्रम करना पड़ा, जैसे रमेश को नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। आँख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। सुदामा अपने माँ बाप के आँखों का तारा है। आँखें 4 होना, प्रेम होना। नायिका से पहली मुलाकात में ही आँखें 4 हो गई, ये वाक्य प्रयोग हो गया। दांत खट्टे करना, अर्थ होगा परास्त करना, जैसे भारत ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, यानी पाकिस्तान को हरा दिए, परास्त कर दिए, पराजित कर दिए। अब 10वां देखिए, संधि से प्रश्न है। गृसह का संधि विच्छेद है कौन सा? A B C D, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, गिरिधन इसह मिलकर गिरीशह हुआ है। ई दीर्घ हो गए हैं, यह दीर्घ संधि है। ख में देखिए, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ कौन सा? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परम धन अर्थ। परम अ और अ दोनों वर्ण मिलकर आ हो गए हैं, परमार्थ है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 शब्द युग्म दिए हैं, सही विकल्प चुनना है। 2 अंक के प्रश्न हैं। 11 का प्रणय परिणय सही अर्थ होगा दोस्तों। प्रणय का मतलब होता है विवाह, नहीं सॉरी प्रेम, और परिणय का मतलब होता है विवाह। तो इसका उत्तर है प्रेम और विवाह। पुरुष परुष, पुरुष का मतलब आदमी व्यक्ति, और परुष का मतलब कठोर, तो हो जाएगा व्यक्ति और कठोर। ख में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। हलधर का सही अर्थ क्या है? A B C D। किसान बैल बलराम, किसान हल खेत, खेत हल हसुआ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हलधर का सही अर्थ किसान भी होता है, बैल भी होता है, और हल को धारण करने वाले बलराम भी होता है। आगे देखिए, ग में वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। 2 वाक्यांश दिया है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु, सर्वज्ञ, कर्मठ क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ, अपूर्व, भूतपूर्व, आकार्य, अतीतकालीन, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। अब देखिए, घ में निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्य है, एक को शुद्ध करना है। मोहन ने पुस्तक पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा, सही वाक्य होगा मोहन ने पुस्तक पढ़ ली। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, सही वाक्य होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। 12 का कह देखिए, कहूँ हाड़ परे, कहूँ जरो अधजरो मांस, कहूँ गीत भीड़ निचत अरि आहे। कौन सा रस है इसमें? हास्य शांत करूड़ विभत्स। तो देखिए, कहीं हड्डी पड़ा हुआ है, कहीं जला अधजला मांस पड़ा हुआ है, कहीं गीत जीव नोच रहा है। तो ऐसा जहाँ विभत्स घृणा वाली बात है, तो कौन सा रस है? विभत्स, जुगुप्सा, स्थायी भाव जगह। ख में देखिए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? A B C D। तो इसका सही उत्तर है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोहा छंद है A B C D। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है C। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सभी चरणों में मात्राएं समान नहीं होती। पहले दूसरे, पहले तीसरे,
दूसरे चौथे चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है। 13 प्रश्न आएगा, अपने वार्ड की सफाई हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। 13 पत्र लेखन से आएगा। अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए पत्र लिखिए। 14 में निबंध आएगा। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। नैतिक शिक्षा का महत्व, मेरे प्रिय अध्यापक, साहित्य समाज का दर्पण। तो दोस्तों, ये रहा आपका मॉडल प्रश्न पत्र। इससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। इसके बाद मैं फिर एक नया मॉडल प्रश्न पत्र हल करूँगा और उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।